हेलो बच्चों। तो आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत खूबसूरत सी प्लेलिस्ट जिसका नाम है ये कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, बच्चे ना पढ़ाई में पहले ध्यान ही देते हैं। मैथ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अब सेवेंथ एट नाइन्थ में इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको अपने बेसिक्स नहीं पता है और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैथ के बीच में एक रिलेशन नहीं है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी अगर आपने 11th में मैथ्स ले ली तो। अब मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं 11th के 12th के, उनकी मैथ बहुत ज्यादा वीक है। मतलब उन्हें पता ही नहीं चल रहा है एक्चुअल में हो क्या रहा है, कि ये चीज कहाँ से निकल रही है, किस में पुट कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व नहीं करनी आती है। और एक्स की वैल्यूज निकालते हैं ना हम, जो लीनियर इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं निकालने आते हैं। तो ये सारी चीजें उनको नहीं आती। अब या तो ने 12th का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाओ या फिर ये प्लस माइनस पढ़ाओ। ठीक है, किसी भी तरीके से मान लो 12th में आप पास हो भी गए, उसके बाद क्या? जब आपके पापा आपको कंपटीशन तैयारी करने के लिए कहीं लंदन या कोटा में भेजेंगे या कहीं भेजोगे, तो आप कंपीट नहीं कर पाओगे वहां पर। आपको लगता है आप मेहनत करके कर लोगे, ठीक है, इट्स गुड, आप मेहनत, आपके अंदर वो डेडिकेशन है, आप कर सकते हो मेहनत करके, लेकिन क्यों ना अभी से बेसिक्स पे ध्यान दिया जाए। तो जो बच्चे 10th में हैं या 9th में हैं या 11th में हैं या 12th में हैं, तो बेसिक्स पे ध्यान दो। बेसिक्स पे, अगर आपके स्कूलिंग टाइम पे आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हुए तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड अगर आप वहां भी बेसिक्स सीखने में ही टाइम निकाल दोगे तो अच्छी चीजें कब सीखोगे? अब बच्चों के जो बेसिक्स हैं वो स्कूल में नहीं हो पाते, इसलिए वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। कोचिंग में भी लापरवाही दिखाते हैं, नहीं पढ़ाई करते हैं ढंग से, बेसिक्स नहीं हो पाते, नहीं गाइडेंस मिल पाती है किन्हीं लोगों को। कोई बात नहीं। तो उन्हीं सब बच्चों के लिए मैं आज एक ऐसी चीज लेके आया हूं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आपके सिर्फ बेसिक्स पे ही ध्यान दिए जाएंगे। और ना कि ये वीडियो, 10th क्लास की भी जितनी वीडियो डाली है मैंने, एपी की, पॉलिनोमियल की, तो मेरा मेन मोटो यही रहता है कि पहले बच्चा बेसिक्स पे ध्यान दे, ये चीज आई कहाँ से, यही चीज हम क्यों कर रहे हैं, यही क्यों लगा रहे हैं। तो हम अभी क्या फोकस कर रहे हैं कि आपके बेसिक्स अच्छे होते चले जाए। तो 10th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, जब आपके सारे बेसिक्स क्लियर होंगे, उसके बाद आप जब कहीं भी जाओगे ना, तो एक बोलते हैं ना, वेल परफॉर्म पर्सन, मतलब आपकी रैंकिंग में होगी कि हाँ, कि मैं इन लोगों से compete कर रहा हूँ, तो मुझे इतना सब चीज आनी चाहिए। वरना फिर आप पीछे ही रह जाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आगे होंगे आपसे और आप फिर पीछे रह जाओगे। फिर आपको टायर्ड वाली फीलिंग आने लगेगी, नहीं यार मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मुझे नहीं करना ये सब कुछ। और फिर आप बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे एंड मे बी आप गिव अप कर दो। तो गिव अप नहीं करना है, अभी से, यहीं से, इसी टाइम से अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है। कि अगर आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें बेसिक्स क्या क्या है, क्या होता है पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है, जीरोस कैसे निकालते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो। और वो चीज कब आएगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप टाइम दोगे, डेली एक एक 2-2 घंटा पढ़ोगे, प्रॉपर वीडियोस देखोगे और अपना टाइम टेबल बनाओगे। ठीक है, जैसे आप हर चीज के लिए करते हो। आपको अगर पबजी खेलना है तो आप खेलते हो ना, मोबाइल ओपन कर लेते हो, खेलते हो, खेलते 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 जब आपने खेलना स्टार्ट किया होगा तो आपको उस टाइम पबजी में कुछ भी नहीं आता होगा। कहाँ से गन लेनी है, कहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, कैसे मारना है, कैसे भागना है, एक साथ सारे कंट्रोल्स कैसे लेने हैं। ठीक है, मोबाइल की अलग प्रैक्टिस होती है, लोगों को लैपटॉप पे खेलने की अलग प्रैक्टिस होती है। तो कब आता है? जब आप उसमें जाते हो, जब आप उसमें इंटर करते हो, घुसते हो उस एरिया में। तो मैथ भी कब आएगी आप? जब उसमें घुसोगे। और नहीं घुसने का मैंने नहीं करना है तो ठीक है, कोई बात ही नहीं। लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर, अगर आपने मैथ ले ली, तो उसके लिए अपने बेसिक्स अभी से तैयार रखो, ताकि आप एक कम्पिटिटिव पर्सन बन सको, एक compete कर सको लोगों से। ठीक है, वेल प्रिपेयर्ड पर्सन हो, पहले से ही प्रिपरेशन तुम्हारी हो रखी है, तुम्हें बेसिक्स आते हैं। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें सिर्फ तैयारी करनी है, प्लस माइनस नहीं देखना, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, तो आज है उन्हीं लोगों के लिए ये चीज लेके आया हूं। वीडियोस को फॉलो करो और छोटे 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 कॉन्सेप्ट्स देखो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या, सबसे पहली बात। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। सो इसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है। अब आप बोलोगे सर डिग्री क्या होती है?
तो डिग्री होती है एक्स की मैक्सिमम पावर, एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को डिग्री कहते हैं। जैसे इक्वेशन है 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है 2 ही है, तो उसकी डिग्री क्या है 2 है। तो ये क्या है, ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री ही 2 है, मतलब इसी टाइप की दिखेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होता है हमारा, जनरल फॉर्म वो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है, जहां पर a हमारा क्या है, x² का कोफिशिएंट है, b हमारा क्या है, x का कोफिशिएंट है, और c क्या है, हमारा कांस्टेंट नंबर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 होगी और वो इस टाइप की दिखेगी। ठीक है, इस टाइप की दिखेगी। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर भी 2 ही आएंगे। जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर्स आते हैं। जैसे क्यूबिक है तो क्यूबिक की जब आप फैक्टर करोगे तो कितने फैक्टर आएंगे, 3 फैक्टर आएंगे। ठीक है, एंड कोई अगर 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर करोगे 4 फैक्टर आएंगे। तो इसके भी कितने फैक्टर आएंगे, इसके भी 2 फैक्टर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम कुछ पॉलिनोमियल, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं और देखते हैं कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे -x² प्लस 2x लिखा है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 2 है, उससे कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट नंबर 0 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। अब इसके फैक्टर आपको निकालने, तो फैक्टर कैसे निकालोगे। अब देखो दोनों में से आपको दिख रहा है x कॉमन है, दिख रहा है ना, तो जैसे ही कॉमन देखे सबसे पहले क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो x कॉमन ले लो, तो जैसे x कॉमन लोगे यहाँ बचेगा -x और यहाँ बचेगा 2। तो 2 फैक्टर हो गए अपने आप, एक फैक्टर x, एक फैक्टर 2 - x। इसको सही से लिखोगे तो x और एक फैक्टर 2 - x, ये होगा। ठीक है, इसी तरीके से चलो एक और दे देते हैं आपको, x² प्लस 6x, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो इसके अगर फैक्टर करोगे तो कैसे करोगे, फिर से देखो कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन दिख रहा है फिर तो कॉमन ही लेना, उसमें क्या कॉन्सेप्ट सिखाना है। ठीक है, तो कॉमन ले लो 3 और कॉमन ले लो x, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2। तो उसमें भी 2 फैक्टर आ गए, 3x और x प्लस 2। तो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 2 ही फैक्टर आएंगे। ठीक है, 2 ही फैक्टर होंगे, तो 2 डिग्री तो 2 फैक्टर्स। लेकिन अब मान लो मैंने इस टाइप से कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, x² प्लस 6x प्लस 9। अब इसके फैक्टर कैसे करोगे, क्योंकि अभी ट्राइनोमियल है, उसमें तो 2 टर्म्स थे, बाइनोमियल थी, 2 टर्म्स थे, तो आपने कॉमन लेके कर लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है। अब इसको कैसे फैक्टराइज करो, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए एक बार अगर ध्यान से देखो तो ये किसी चीज का होल स्क्वायर लिखा है। देखो एक बार ध्यान से, बच्चे बताएंगे किसका होल स्क्वायर लिखा है, x² को तो x का स्क्वायर ही लिख दो, और 6 को लिख दो 2 × 3 × x, और ये लिख दो 3 का स्क्वायर। अब देखो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा है। तो इसके भी 2 फैक्टर हो गए, x प्लस 3 × x प्लस 3, इसके भी 2 फैक्टर हो गए। यानी कि इतना तो हम समझ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब चाहे आप इसे कॉमन लेके सॉल्व कर लो, चाहे होल स्क्वायर बना के सॉल्व कर लो। ठीक है, लेकिन मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर इस टाइप से हैं, x प्लस 2 और x प्लस 3। मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे 2 फैक्टर। ठीक है, अब जरा अच्छा एक बार मल्टीप्लाई करो, अंदर देखो क्या आंसर आ रहा है, एक बार मल्टीप्लाई करो। तो x की x से करोगे तो x², x की 3 से करोगे 3x, x की 2 से करोगे 2x, 2 की 3 से करोगे 6, फिर x² प्लस 5x प्लस 6। मतलब हमारी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² प्लस 5x प्लस 6, जिसके हमारे 2 फैक्टर थे x प्लस 2 और x प्लस 3। करेक्ट। तो x प्लस 2 x प्लस 3 ऑलरेडी फैक्टर दिए हुए थे, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। लेकिन अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती x² प्लस 5x प्लस 6, तो हम क्वाड्रेटिक फिर हम फैक्टर कैसे निकालते, इन वाले में तो हमने आराम से निकाल लिए थे, क्योंकि दूसरे वाले 2 क्वेश्चंस बाइनोमियल के थे, उसमें तीसरी टर्म थी नहीं, तो कॉमन लेके कर लिया। तीसरा वाला होल स्क्वायर बनना था, पर सारे तो होल स्क्वायर नहीं बनेंगे, जैसे ये इसमें दोनों फैक्टर अलग अलग हैं, x प्लस 2 x प्लस 3।
अब हम फैक्टर कैसे निकालते हैं अगर हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमारी दी होती तो अगर हमें इधर से इधर जाना होता, जिसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, तो हम फैक्टर्स कैसे निकालते, तो उसके लिए अब हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे इस टाइप से दी हुई है तो आप निकाल लोगे, एक होल स्क्वायर बनना है, बाकी दो में तो कॉमन लेके हो रहे हैं। लेकिन अब हम कैसे निकालेंगे अगर हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो सबसे पहला जो मेथड होता है फैक्टराइजेशन करने का वो होता है हमारा स्प्लिट मेथड। क्या होता है? स्प्लिट मेथड। ठीक है, देखो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको सिखाते हैं स्प्लिट मेथड कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ना होल स्क्वायर बनना है ना आप कॉमन लेके कर सकते हो, क्योंकि तीन टर्म्स है, कॉमन तो कुछ ले नहीं सकते। अब इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे, तो एक आता है स्प्लिट मेथड। अब स्प्लिट मेथड में क्या होता है, हम बाहर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बाहर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई। कहाँ गया? ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ, तो हम बाहर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर हमारा क्या है? 1 है। कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है। यहाँ पर क्या है? 6 है। तो 1 और 6 की यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 6, तो ये क्या आया? 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन फैक्टर्स को ऐड करने पे 7 आ जाए। ठीक है, तो 6 के ऐसे फैक्टर करने की ऐड करने पे 7 आ जाए, ये बीच वाला नंबर आ जाए। बीच वाला नंबर देखते हैं। तो 6 के ऐसे फैक्टर की ऐड करने पे 7 आ जाए, तो एक तो 2 3 6 होता है, पर इनको ऐड करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, एक 6 बन जाए 6 होता है, और इनको ऐड करोगे तो 7 भी आ जाएगा। इसका मतलब 6 के ऐसे दो फैक्टर कौन से हुए? 6 और 1। तो हम 7 की जगह, इस 7 की जगह 6 और 1 लिख देंगे। 6 लिख देंगे और प्लस 1 लिख देंगे इस 7 की जगह। चलो लिखते हैं, बाकी ऐसे उतार देते हैं। एक्स स्क्वायर 7 की जगह लिख देते हैं 6 प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट बचेगा x प्लस 6, और बाकी के दोनों टर्म्स में 1 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा x प्लस 6। अब x प्लस 6 पूरे में कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 6 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने दोनों फैक्टर्स निकाल लिए। एक फैक्टर है x प्लस 6 और एक फैक्टर है x प्लस 1। ठीक है, तो दो फैक्टर्स आ गए। दो फैक्टर्स क्यों आए? क्योंकि डिग्री 2 थी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जितनी डिग्री होगी उतनी ही हमारे क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। लो लिख लेते हैं आपके लिए, जितनी डिग्री उतने फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं क्यूबिक के फैक्टर्स कितने होंगे, तो 3 फैक्टर्स होंगे। अब हमने x प्लस 6 और x प्लस 1 निकाल लिए। ये हमारे क्या है? ये हमारे दो फैक्टर्स हैं, x प्लस 6 और x प्लस 1। तो स्प्लिट मेथड के यूज से आप निकाल सकते हो। तो स्प्लिट मेथड कैसे किया? बाहर के दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लो, नंबर क्या आया? 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उनको ऐड करने पे बीच वाला नंबर आ जाए। करेक्ट, गॉट इट। चलो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं स्प्लिट मेथड का। चलो, अब क्या करना है, आप लोगों को वीडियो पॉज करके पहले आप लोग ट्राई करोगे, फिर वीडियो रिज्यूम करोगे। ठीक है, ओके। चलो देखो क्वेश्चन नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 50 और यहाँ पर 8 है। ठीक है, अब इसके आपको फैक्टर्स करने हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? बाहर के दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे, तो बाहर के दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करो। 8 मल्टीप्लाई 15, तो 8 मल्टीप्लाई 15, तो कितना आ जाएगा? 8 5 जा 40 और ये आ जाएगा 120। 120। अब 120 के दो ऐसे फैक्टर के ऐड करने पे 22 आ जाए, तो जब आप फैक्टर करोगे 120 के, तो 10 और 12, 10 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 120 भी आ जाएगा, और 10 और 12 को प्लस करोगे तो 22 भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 22 की जगह लिख देता हूँ 10x प्लस 12x प्लस 15।
चलो शुरुआत के दो में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है और 8 और 10 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 4x प्लस 5। ऐसे ही 12 x में 15 में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी बचेगा 4x प्लस 5। तो एक फैक्टर आ गया 2x प्लस 3 और एक फैक्टर आ गया हमारा 4x प्लस 5। तो ये हमारे क्या हो गए, दो फैक्टर हो गए, एक हो गया 2x प्लस 3 और एक हो गया हमारा 4x प्लस 5। तो दो फैक्टर्स हमारे आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद जिन बच्चों को स्प्लिट मेथड समझ में नहीं आता उनके लिए एक प्यारा सा मेथड और है जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना। दिमाग नहीं लगाना, क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। चलो तो सर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख दो जल्दी से। तो फॉर्मूला लिख देते हैं। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है किस टाइप की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी टाइप की हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब जो फैक्टर्स है वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अच्छा फैक्टर से पहले एक चीज और सीख लेते हैं, ये भी हम करेंगे। एक चीज हम और सीख लेते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होते क्या है, पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, पर हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं तो पढ़े डेफिनेशन। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट्स वेयर द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। तो x की वो वैल्यूज होती हैं जहां पर आपकी पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए, ठीक है। पॉलिनोमियल बिकम, x की जगह जीरो नहीं डालना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं, x की जगह जीरो डाल देते हैं। जैसे कोई पॉलिनोमियल दी है px इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे p ऑफ जीरो निकाल लेते हैं और 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 और बोलते हैं सर 5। बेटा ये तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई जब आपने x को जीरो डाला। ये तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है जब आपने x को जीरो डाला। उसने बोला जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उसका फिजिकल जो मीनिंग है वो ये है कि x की कौन सी ऐसी वैल्यूज होंगी जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर डालना होता है और x की वैल्यू निकालनी होती है। तो हमने पॉलिनोमियल जीरो डाल दिया, x की वैल्यू निकालेंगे। 5 को उधर ले जाओ तो -5 इक्वल टू 3x, 3 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू -5/3। तो ये x की वो वैल्यू है जिसपे आपकी पॉलिनोमियल जीरो हो गई। क्या हो गई, पॉलिनोमियल आपकी जीरो हो गई, ये x की वो वैल्यू। तो इस x की वैल्यू को ही बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये नाम है, ठीक है, ये नाम है, इसको ऐसे बोलते हैं। कभी कभी आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो उसको रूट्स ही बोलते हैं कि रूट्स क्या है, तो रूट्स भी ऐसे निकालते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन या ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं या वैल्यू ऑफ एक्स भी बोलते हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स। याद करो जब आप सेकंड और थर्ड क्लास में होते थे या फिफ्थ क्लास में, तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन आपको दे दी जाती थी और आपसे बोलते थे वैल्यू ऑफ एक्स निकालो। तो आप कैसे करते थे, इसको जीरो बराबर रखते थे और एक्स की वैल्यू निकालते थे। तो यही तो है वैल्यू ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सारी क्या है, वो एक्स की वैल्यूज हैं जिन पे आपकी पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए, जिनकी आपकी पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है काम का कि जितनी डिग्री होगी उतनी ही एक्स की वैल्यू है। जैसे मैंने ये लीनियर इक्वेशन दी थी, आपको कौन सी इक्वेशन दी थी, लीनियर इक्वेशन दी थी। लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 1 है। साफ साफ दिख रहा है एक्स की पावर 1 है। तो देखो आंसर भी कितनी आया, एक ही आया। तो जितनी आपकी डिग्री उतने ही आपके फैक्टर्स और उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो कितने जीरोज होंगे, कितने रूट्स होंगे, दो ही जीरोज होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 है। तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा है। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखना पड़ता है, पॉलिनोमियल को जीरो रखना पड़ता है। तो मैं देखो ऑलरेडी रख चुका हूँ जीरो के बराबर। तो रूट्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे, या तो x प्लस 6 जीरो हो जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी -6, और या तो x प्लस 1 जीरो हो जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो उसके जीरोज आ गए, जो जीरोज आ गए वो क्या हो गए, -6 हो गए और -1 हो गए। तो हमने जो भी प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें आप सब में कर सकते हो। देखो अगर मुझे इसके जीरोज निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, अपने पॉलिनोमियल को जीरो बराबर करूंगा।
मतलब x+2 और x+3 को 0 के बराबर करूंगा, तो या तो x+2 0 हो जाए तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी और x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो ये जो x की दो वैल्यूज आ रही है इन्हीं को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो है रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, यही है x की वो वैल्यू जिन पे आपकी पॉलिनोमियल जीरोस हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम किस पे आ गए थे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड पे आ गए थे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी एक ऐसा मेथड जिससे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के दो रूट्स निकाल सकते हो या दो जीरोस निकाल सकते हो। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख देते हैं। तो रूट्स मान लेते हैं इसके हम अल्फा और बीटा, दो रूट्स हैं। अब आपको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे, मतलब दो जीरोस होंगे। इनकी वैल्यू कैसे निकलती है, इनकी वैल्यू निकलती है -b प्लस माइनस अंडर रूट में p² -4ac डिवाइड बाय 2a। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है जिससे आप रूट्स निकाल सकते हो। और ए बी सी की वैल्यू आपको पता है, ए क्या है x² का कोएफिशिएंट, बी क्या है x का कोएफिशिएंट, सी क्या है एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अब जो अंदर लिखा है ना ये रूट के अंदर, इसी को बोलते हैं डी। डी एक होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू होती है b² -4ac के बराबर। तो हम अगर रखते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। भाई मैं आगे इसको रियल में, मतलब रियल में क्या, इसको अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ डी है क्या, क्योंकि डी डी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। डी की वैल्यू क्या होती है, अभी के लिए फिलहाल वैल्यू याद कर लो। डी की जो वैल्यू होती है वो होती है b² -4ac। क्या होती है, b² -4ac होती है। चलो एक क्वेश्चन इसके भी कर लेते हैं कि इस मेथड से भी एक क्वेश्चन हो जाएगा तो हमारा आंसर निकल जाएगा। चलो तो कहाँ पर आ गए ये हम, ठीक है, तो एक हम इससे भी कर लेते हैं। तो देखो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, x² प्लस 7x प्लस 6। ठीक है, तो पहले ना ए बी सी की वैल्यूज लिख लिया करो। तो ए की वैल्यू हमारी 1 है, बी की वैल्यू हमारी 7 है और सी की वैल्यू हमारी 6। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 6। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो जब फॉर्मूले में पुट करोगे तो -7 प्लस माइनस 7² 49 -4ac, तो 4 × 1 × 6 डिवाइड बाई 2। ए तो 1 ही है, तो 49 और 6 - 4, 6 × 4 24, 49 - 24 25। तो ये आ गया -7 प्लस माइनस और √25 आ रहा है, तो √25 होता है 5 के बराबर डिवाइड बाई 2। अब देखो उसके दो रूट्स अलग अलग कैसे करने, तो दो साइन में एक साथ लिख रहा हूँ ना प्लस माइनस, अब इन्हें अलग अलग कर लो। एक बार प्लस साइन ले लो और एक बार माइनस साइन ले लो। तो -7 प्लस का 5 ये हो गया -2, -7 प्लस का 5 हो गया -2। तो एक -2 और -2 डिवाइड बाई 2 -1, तो एक रूट तो आ गया -1। ऐसे -7 -5 -14 या -12 डिवाइड बाई 2 -6, तो एक रूट आ गया -6। तो ये हमारे दो रूट आ गए। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, दोनों अल्फा नहीं है। तो ये हमारे दो रूट आ गए, एक बीटा आ गया, बीटा इक्वल टू -6। तो हमारे दो रूट्स आ गए, अल्फा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू -6। तो देखो इस वाले मेथड से डायरेक्ट रूट्स निकल आए। क्या निकला है, डायरेक्ट सी रूट्स निकल आए आपके, मतलब डायरेक्ट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकल आए। अब आप यही वाला क्वेश्चन ने स्प्लिट मेथड से भी किया था। देखो देखो क्या आंसर आ रहा है, x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू -1। तो स्प्लिट मेथड से पहले हमने फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये देखो ये फैक्टर्स हैं, और रूट्स निकालने के लिए क्या करोगे, जीरो के बराबर रख दोगे तो जीरो आ जाएंगे, ये हमारे जीरो। तो फैक्टर और जीरो में डिफरेंस है, पहले फैक्टर्स आएंगे स्प्लिट मेथड से फिर जीरो जाएंगे। लेकिन इस वाले मेथड से, जो हमारा स्प्लिट मेथड था, इस वाले मेथड से हमारे डायरेक्ट क्या आ गए, डायरेक्ट ही हमारे जीरोज आ गए। डायरेक्ट क्या आ गए, डायरेक्ट हमारे जीरोज आ गए, अल्फा इक्वल टू -1 और बीटा इक्वल टू -6। तो इतना सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है,
अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने ये समझा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होती है तो फैक्टर्स भी 2 आते हैं, फैक्टर्स 2 है तो उसके जीरोस भी 2 आएंगे। जीरोस का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जिन पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो रही है। फिर फैक्टर्स निकालने के तरीके सीखे। फैक्टर या तो स्प्लिट मेथड से निकाल सकते हो या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकाल सकते हो, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दैट्स इट, यहाँ तक सीखा। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? अब हम सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? देखो, अगर हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके आपको पता है कि डिग्री कितनी है? 2। फैक्टर्स भी कितने हैं? 2। जीरोज भी कितने हैं? 2। और जीरोज होते क्या है? एक्स की वो वैल्यू जिन पे आपकी पॉलिनोमियल जीरो हो रही हो, मतलब जब आप इसको जीरो के बराबर रखते हो तब वहां से एक्स की दो वैल्यू निकलती हैं, वही होते हैं जीरोज। अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब ग्राफ क्या होता है? तो एक चीज ध्यान से सुन लो कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतनी बार वो एक्स एक्सिस पे कट करती है। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ इसको, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो मैंने बोल दिया। नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2 है। तो वो अगर ग्राफ बनाओगे तो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करेगी? 2 बार कट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जिसकी जितनी डिग्री होती है उतनी बार ही कट करती है। ठीक है, ये चीज समझ लो। ठीक है, ओके, ये चीज हमने समझ ली। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं एक आपको इक्वेशन दूं y इज इक्वल टू 3x प्लस 9, मैंने आपको ये इक्वेशन दे दी y इक्वल टू 3x प्लस 9। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इसका x इंटरसेप्ट क्या है? व्हाट इज द x इंटरसेप्ट? x इंटरसेप्ट, अब जिसे नहीं पता होगा वो सुन लो, जिसे पता है वो ट्राई करो कि इसका x इंटरसेप्ट क्या है। तो x इंटरसेप्ट होता क्या है? x इंटरसेप्ट ये होता है कि आपका ग्राफ x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि लीनियर इक्वेशन लिखी है, डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 की जितनी भी ग्राफ बनाओगे वो स्ट्रेट लाइंस होते हैं। ये पढ़ा होगा आपने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन। तो जब इसको प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है। अब आपसे ये पूछा कि ये एक स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है? तो एक्स एक्सिस पे जहां पर आपका ग्राफ कट करता है वहां पर वाई क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है? जीरो होता है। तो वाई को हम जीरो के बराबर रख देंगे। तो वाई को जब जीरो के बराबर रखेंगे 3x प्लस 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9 अपॉन 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। मतलब -3,0 पे ये ग्राफ पास कर रहा है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो -3,0 से कट करेगी x एक्सिस पे। तो x एक्सिस वाला पॉइंट हमें पता चल गया कि ये लाइन यहाँ से पास होके जाएगी। तो हमने किया क्या? x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या किया हमने? y को जीरो के बराबर रखा। तो इसका मतलब जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम पॉलिनोमियल को तो जीरो बराबर रखते थे और एक्स की वैल्यू निकालते थे, और इसमें भी हमने वही किया, पॉलिनोमियल को जीरो बराबर रखा, एक्स की वैल्यू निकाली। इसका मतलब जो नंबर ऑफ इंटरसेप्ट्स है और जो जीरोज हैं वो दोनों सेम ही है। समझ रहे हो? देखो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 था, इसके जब हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने थे तो हमने इसको जीरो बराबर किया और एक्स की दो वैल्यू निकली थी हमारी, एक्स इक्वल टू माइनस का 1 और एक्स इक्वल टू माइनस का 6। ये अभी हम कर चुके थे स्प्लिट मेथड से भी और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। ये एक्स की दो वैल्यूज निकली थी, ये इन्हें हमने उस टाइम बोला था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन हम एक्स इंटरसेप्ट भी तो ऐसे ही निकालते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो, बाई को जीरो बराबर रखते हैं और जो एक्स की वैल्यू आती है वही तो एक्स इंटरसेप्ट होती है। मतलब हमारा ग्राफ इन दो पॉइंट से भी पास होके जाएगा। और अगर इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 2 है तो ग्राफ को भी दो बार कट करेगा। अभी भी बताया कि अगर किसी की भी डिग्री जितनी होती है ग्राफ को उतनी बार कट करता है।
मतलब 2 बार कट करेगा और इन्हीं पॉइंट पे कट करेगा, -1 पे और -6। ये आ गया -1,0, ये आ गया -6,0। मतलब हमारा ग्राफ दो जगह कट तो करेगा और इन्हीं पॉइंट पे कट करेगा। तो अब हम एक चीज समझ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ग्राफ्स होते हैं, जो उनके एक्स इंटरसेप्ट होते हैं, वही होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वही होते हैं जीरोस। तो अगर कोई आपको ग्राफ ऐसे दे दे, ठीक है, कोई आपको ग्राफ ऐसे दे दे, सॉरी ये प्लस बना, तो आप डायरेक्ट ही बता दोगे कि सर इसके जीरोस जो हैं, जीरोस जो हैं वो x=1 है और x=-2, डायरेक्ट बता दोगे आप, क्योंकि जहां पर वहीं पर इंटरसेप्ट करते हैं जहां पर जीरोस होते हैं। और कितनी बार करेगा? 2 ही बार करेगा। और जो ये शेप बनती है, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला, ठीक है, इस शेप को क्या बोलते हैं? पैराबोला। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, तो इस शेप को क्या बोलते हैं? पैराबोला। शेप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शेप ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोला। तो पैराबोला ये शेप होती है इस टाइप की, कटोरे जैसी। तो अगर ये कटोरे जैसी शेप दिख रही है, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ है, ठीक है। तो अभी हमने दो चीज समझ ली, अब हम इसको जरा लिख लेते हैं। डिग्री जो होती है उतने ही हमारे फैक्टर्स होते हैं, उतने ही हमारे जीरोज होते हैं, और उतने ही हमारे नंबर ऑफ टाइम्स इट कट्स द एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है। ये चीज अब ध्यान रखना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बन सकता है? या तो ऐसे बनेगा, करेक्ट, या ऐसे बनेगा, करेक्ट, या ऐसे बनेगा, करेक्ट, या ऐसे बनेगा। तो आप सोच रहे हो सर ये तो 2 बार कट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई ग्राफ टच कर रहा है तो उसको भी हमें 2 काउंट करने कि ये 2 जीरोज हैं जो कि सेम होंगे। जैसे यहाँ पर अगर -1 है और यहाँ पर 2 है, मैं बार बार यहाँ माइनस के लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ +1 और -2 है तो 2 अलग अलग जीरोज हैं। यहाँ पर 1 और 2 है तो 2 अलग अलग जीरोज हैं, 1 एंड 2। यहाँ पर दोनों निगेटिव हैं, जैसे -1 और -6 थे, तो -1 -6 दोनों अलग अलग जीरोज हैं। यहाँ पर दोनों सेम हो सकते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है? x=1 और x=1, मे बी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर के और दोनों रूट सेम आ गए, तो उस टाइप का ग्राफ होगा। तो जब टच कर रहा है तब भी 2 काउंट करना है, ध्यान रखना। और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ है, क्योंकि कटोरे वाला शेप है, पैराबोला शेप है, पर ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ है, इसे भी पैराबोला बोलेंगे। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो एक बार भी ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है, ये क्या बात होगी? ना सर ये कट कर रहा है ना टच कर रहा है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, अभी तो बहुत पढ़ना है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये, आपको शेप कैसी भी दिख जाए, कटोरे जैसी हो, ठीक है, कटोरे जैसी शेप और आपको कैसी भी दिख जाए, इस टाइप से दिख जाए। अब आपको शेप पे जाना है, अब आपको नंबर ऑफ टाइम्स कितने कट कर रहे हैं इस पे नहीं देखना है। चाहे ऐसी हो, 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 ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स हैं और सब में दो दो रूट्स हैं। आपको इनमें नहीं दिख रहा होगा। चलो सर आपने इनमें तो बता दिया कि दोनों रूट सेम होंगे, रिपीट रूटेड होंगे, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। इनमें तो दोनों अलग अलग हैं, इनमें भी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सर इनमें क्या एक्सप्रेशन दोगे? इसमें तो ना एक्सपेक्ट कट कर रहा है ना टच कर रहा है, कैसे रूट्स कैसे होंगे? वो भी हम समझाते हैं डिटेल्ड में, ठीक है। चलो, उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि रूट्स का नेचर क्या हो, ठीक। जैसे नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम करेंगे क्या, कैसे निकालेंगे? जैसे हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, y=ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स हम कैसे निकालते हैं? पहले डी की वैल्यू बताओ, डी की वैल्यू क्या होती है? p² माइनस 4ac, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। फिर रूट्स निकालते कैसे हैं? अल्फा और बीटा दो रूट्स होते हैं,
कैसे निकालते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है, डी होती है, तो माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a होता है a। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट्स यहां से आएगा। डी की वैल्यू है वी स्क्वायर माइनस 4ac और डी एक अंडर रूट के अंदर है। डी क्या है, अंडर रूट के अंदर। अब कभी आपने अंडर रूट के अंदर नेगेटिव देखा है? अगर 10th क्लास के बच्चे हो गए तो नहीं देखा होगा, 11th क्लास के बच्चों ने देख लिया होगा। उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो अभी मैं बेसिक से डील कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे 9th 10th के होंगे, तो 10th क्लास में कभी भी आपने डी के मतलब रूट के अंदर निगेटिव नहीं देखा होगा, कभी ऐसा नंबर नहीं देखा होगा रूट माइनस 2, कभी रूट माइनस 4। ठीक है, ये नंबर्स होते ही नहीं, कभी यहाँ पे देखे ही नहीं हो। तो डी एक नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकती। डी की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। ठीक है, तो डी की वैल्यू अगर हम चलो पॉजिटिव लेते हैं, तो डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो अल्फा और बीटा दो रूट्स होंगे अलग अलग, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एक रूट्स होगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। हमने साइन अलग अलग कर लिया, अरे एक को अल्फा एक को बीटा लिख लेते हैं। ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो, और डी की वैल्यू अगर जीरो है, मान लो आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली बी स्क्वायर माइनस 4ac और जीरो बराबर आ गई, तो अगर आप यहाँ जीरो रखोगे तो डी की जगह जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। दोनों रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, अल्फा भी हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a और बीटा भी हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। तो इक्वल रूट्स आ गए, इक्वल रूट्स आ गए, ये दोनों रूट्स क्या इक्वल हैं। चलो, और डी की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव रख ही नहीं सकते ना, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब इसको और क्या बोल सकते हैं वो भी हम बताते हैं। तो तीन केस हमारे बनने हैं, या तो डी पॉजिटिव होगा या डी जीरो होगा या डी लेस देन होगा। तो डी अगर पॉजिटिव है, अगर आपका डी पॉजिटिव है तो टू अनइक्वल रूट्स होंगे, मतलब रूट्स बराबर नहीं होंगे पर रूट्स रियल होंगे। ठीक है, ये दोनों रूट्स आ रहे हैं ना, ये दोनों रूट्स बराबर नहीं है पर रियल रूट्स है, मतलब आप निकाल पा रहे हो, आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल। और डी अगर जीरो है तो रूट्स हमारे इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे, रूट्स हमारे इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। और डी लेस देन जीरो है तो रूट्स तो हमारे निकल ही नहीं सकते, इसे बोल सकते हैं नो रियल रूट्स, और इसको बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उसकी इस केस में आप लिखोगे नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, चलो अब एक एक एग्जांपल देता हूं आपको ताकि आपको एक रियल फील आ जाए। तो डी ग्रेटर देन जीरो, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं डी ग्रेटर देन जीरो का। ठीक है, तो भाइयों और बहनों के लिए एक एग्जांपल पेश किया जाए। अरे कलर तो चूज कर लो बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं चलो हमारा। तो क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस 2x माइनस 5। ये हमारी इक्वालिटी क्वेश्चन है। तो इसके नेचर ऑफ रूट्स बताने तो पहले डी चेक कर लेते हैं। तो डी की वैल्यू हमारी हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई माइनस 5, साइन के साथ लोगे। सी की वैल्यू 5 नहीं है, सी की वैल्यू माइनस 5 है। ऐसी बी की वैल्यू 2 नहीं है, बी की वैल्यू माइनस 2 है, साइन के साथ लेना है। तो 4 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4 3 या 12 12 5 60, तो ये आ गया 64। रूट्स हमारे क्या होते हैं, रूट्स हमारे होते हैं माइनस पी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो जब लिखोगे तो माइनस तो है ही फॉर्मूले में और बी की वैल्यू भी -2 है, तो ये गलती मत करना, बहुत लोग कर देते हैं। रूट 64 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू 3 है, 2 3 6। ठीक है, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 2 प्लस माइनस रूट 64 होता है 8 डिवाइड बाई 6। तो मैं अलग अलग कर लेता हूँ। अल्फा हो गया 2 + 8 अपॉन 6 और बीटा हो गया 2 - 8 अपॉन 6। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 10 अपॉन 6, 10 अपॉन 6 इज 5/3, और बीटा की वैल्यू हो गई -1। तो ये हमारे रूट्स आ गए। अब देखो दो अलग अलग रूट्स आ रहे हैं और रियल भी हैं, तो रियल भी हैं और दो अलग अलग भी हैं, इसलिए डी की वैल्यू देखो पॉजिटिव आई थी। और आप यहाँ चेक भी कर सकते हो कि हमारी डी की वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव है, देखो यहाँ पर। तो जब भी डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी
तो रूट्स हमारे ऐसे अलग अलग आएंगे और रियल आएंगे। रियल का मतलब ये है जो रूट्स रियल नंबर्स होते हैं, जो इमेजिनरी नंबर्स नहीं होते, रियल नंबर्स जिन्हें आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। तो ये हमारे दो अलग अलग रूट्स हैं। तो आप देखो एक रूट हमारा -1 है और एक रूट हमारा 5/3, मतलब एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है। तो आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनेगा। अभी अभी मैंने बताया था कि दो जीरोज होते हैं तो हमारा ग्राफ भी एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है, दोनों जीरोस पे। तो ये -1, ये मैं बार बार ऐसे ही कर देता हूँ। ये क्या हो रहा है आज, ये 5/3 होगा पॉजिटिव साइड, 5/3, और ये 1 -1, ठीक है। तो इस तरीके से होंगे। अब d = 0 का भी केस ले लेते हैं। तो d = 0 का भी एक केस ले लेता हूँ चलो आपके लिए। तो एक क्वेश्चन है, देखो 9x² - 6x + 1, 9x² - 6x + 1। चलो इसका d निकालो। तो d आएगा -6 का स्क्वायर b² -4ac, तो 4 × 9, तो ये हो गया 36 - 36 = 0। तो d की वैल्यू 0 आ गई। चलो अब रूट्स निकालते हैं और आपको दिखाते हैं रूट्स इक्वल कैसे आते हैं। फील दिलाता हूँ मैं आपको, फील, ठीक है। तो d की वैल्यू 0 आ गई, ये तो पता चल गया कि d की वैल्यू 0 है। तो अगर आपने याद कर रखा होगा तो इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखते हैं कैसे रूट्स कैसे निकलते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac अपॉन 2a। अच्छा b² -4ac तो d है, d की वैल्यू 0 है, तो d की वैल्यू 0 रखोगे तो -b प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। चलो वैल्यू रखते हैं, -b तो -6 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, 2 9 जा 18। तो प्लस माइनस 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं ना, कि उधर तो 0 ही है, जीरो के साथ ऐड करना, 0 के साथ सब्ट्रैक्ट करना कोई सेंस नहीं ना। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 6/18। तो ये हो गया 1/3। और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है दो रूट तो निकलेंगे, तो दूसरा भी यही होगा 1/3। तो हमारा अल्फा भी 1/3 और बीटा भी 1/3। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना, तो रूट तो दो ही लिखने पड़ेंगे, रूट्स तो दो ही होंगे। तो ये तो कंफर्म है, डिग्री 2 रूट्स भी 2। अब दो सेम है, दो अलग अलग हो सकते हैं, दो सेम हो सकते हैं, लेकिन रूट्स 2 ही होंगे। और दो ही बार एक्सिस पे कट करेगा, कट नहीं कर रहा टच करेगा, ये उस टाइम मैंने बताया था। अब देखो कैसे। यार एक बार बताओ दोनों रूट्स क्या है, 1/3, 1/3 प्लॉट करोगे तो यहाँ होगा। इसका मतलब ये हमारा ग्राफ इस तरीके से बने। समझ में आया क्यों उस टाइम पे क्यों मैंने बोला था कि ये भी एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ग्राफ है। आप बोल रहे थे सर ये तो दो बार कट नहीं कर रहा है, फिर मैंने बोला था टच तो कर रहा है, और टच कर रहा है इसका मतलब आप दो सेम रूट काउंट करोगे, 1/3 दो बार काउंट करोगे, 1/3 1/3। समझ में आया। तो टच करने का मतलब है वहां पर दो रूट्स हैं, इक्वल हैं दोनों, इसलिए आपको नहीं दिख रहे। तो रिपीटेड रूट्स या इन्हें बोल सकते हैं इक्वल रूट्स। तो डी की वैल्यू जब भी 0 होगी तो रूट्स हमारे रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो ग्राफ इस टाइप का ही बनेगा। जैसे जैसे मान लो कोई ग्राफ इस टाइप से बना हुआ है -3, तो इसका मतलब ये है इसके दो रूट्स हैं, x = -3 और x = -3। रिपीटेड वैल्यूज हैं, रिपीटेड वैल्यूज हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा और आपके दो रूट सेम आ गए, ठीक है। अब d <0, तो d <0 का भी केस एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं d <0 का। तो d <0 एग्जांपल लेते हैं 9x² -3x + 2। चलो d की वैल्यू निकालो। तो b² -4ac, तो -3 का स्क्वायर -4 × 9 × 2, तो ये हो गया 9 और 4 2 8, 8 9 72। ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव ही आएगा। 9 - 72 करोगे कितना आएगा, बताओ 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 बताओ। 63, नेगेटिव का 63। तो नेगेटिव का 63 आ रहा है, तो नेगेटिव 63 तो नेगेटिव ही है, <0 है, d <0। तो d हमारा क्या है, <0। तो जब d <0 हो रहा है तो रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे या रियल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि डी हमारे रूट के अंदर की चीज है ना, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब रूट के अंदर कभी नेगेटिव कैसे रह सकते हो, कभी देखा ये चीज कैसे रह सकते हो, नेगेटिव नहीं रह सकते। अभी अगर आप 10th क्लास में बच्चे हो तो अभी ये मानो कि नहीं रह सकते। तो रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। और जिनके रूट्स रियल नहीं होते हैं, आप तुम्हें समझ में आएगा कि वो वाले जो ग्राफ थे ना,
जो हवा में उड़ रहे थे, ये एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार। अगर कोई ये तुमसे पूछेगा कि बेटा ये क्या है, तो कुछ और बोलोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? पैराबोला। अब रूट्स इसके रियल नहीं आ रहे हैं, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही, तो ग्राफ तो पैराबोला शेप का बनेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा एक बार भी। क्यों? क्योंकि इसका डी नेगेटिव है, क्योंकि इसका डी नेगेटिव है। तो है तो ये पैराबोला, है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डिग्री भी 2 है, रूट्स भी 2 ही निकलेंगे, पर वो दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं, रियल नहीं है। उसके रूट्स निकालना सिखाते हैं 11th क्लास में, कैसे निकालते हैं, तो इमेजिनरी है, इसलिए एक्स एक्सिस पे कट नहीं करेगा। इसलिए इसका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, इनका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ मतलब पैराबोला बनना चाहिए बस। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब मेरे को अब थोड़ा डीप में ले जाते हैं। ये हो गई सब लेवल 1 की बातें, मतलब क्लास 10 की बातें खत्म। ठीक, नंबर ऑफ डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। और टच कर रहा है तब भी 2 काउंट करोगे, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हमारा कोई ग्राफ दिया हुआ है, हमारा कोई ग्राफ आपको ऐसे करके दिया हुआ है, आपको पूछेगा इसकी डिग्री कितनी है, तो देखो एक जगह यहाँ कट कर रहा है और यहाँ आपको 2 काउंट करने हैं, 2, तो डिग्री इसकी 3 हो गई, और जीरोस भी 3 आएंगे, फैक्टर्स भी इसके 3 होंगे। करेक्ट। अब मान लो उसने यहाँ वैल्यू दे दी 2 और यहाँ वैल्यू दे दी -5, तो उसके जीरोस क्या क्या होंगे? x कल टू -5, x कल टू 2 और x कल टू 2। इसके ये 3 हमारे रूट्स होंगे या जीरोज होंगे, ये 3 जीरोज होंगे या ये 3 रूट्स होंगे। ठीक है, तो समझ गए कोई टच करने का क्या मतलब होता है? चलो, टच करने का क्या मतलब होता है? टच करने का ये मतलब होता है और कुछ नहीं होता है। अब थोड़ा अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, मतलब थोड़ा अच्छे लेवल पे। ठीक है, थोड़ा सा और सीखना है तो देखो, थोड़ा सा और सिखाता हूँ आप लोग, मजा आ रहा है ना? मजा आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम समझ गए कि डी हमारा पॉजिटिव अगर हुआ तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, है ना? ठीक है, क्योंकि हमारे डी पॉजिटिव है, मतलब 2 रूट्स अलग अलग होंगे और रियल होंगे, मतलब 2 बार कट तो करेंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा सर ऐसे भी तो बन सकता है, ये भी तो 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ऊपर ही की तरफ कटोरा क्यों खुल रहा है बार बार, नीचे की तरफ भी तो खुल सकता है। किसी ने सर ये नहीं पूछा कि सर ये ऐसे भी तो बन सकता है, किसी ने ये नहीं पूछा सर ये ऐसे भी तो बन सकता है, किसी ने नहीं पूछा। ये भी सारे इन सब में भी डी पॉजिटिव है। डी पॉजिटिव का मतलब क्या? 2 अलग अलग रूट्स होने चाहिए और एक्स एक्सिस पे कट करने चाहिए 2 अलग अलग बार। तो ये कैसे पहचानेंगे कटोरा का मुंह ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा? तो वो पहचानोगे ए के साइन से। अगर ए का साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इक्वेशन आपकी इस टाइप से लिखी है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस टाइप से लिखी है। तो एक ये देखो ए की वैल्यू क्या है? 1, जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे बनेंगे। वो आप पता कर लेना, डी की वैल्यू, वो रूट्स निकाल लेना, देख लेना रूट्स क्या क्या आ रहा है। ठीक है, बनेगा इन तीनों में से कोई एक। लेकिन अगर ए की वैल्यू निगेटिव है, ये ग्राफ बनेंगे ए पॉजिटिव के लिए, लेकिन अगर ए की वैल्यू निगेटिव है तो आपके ग्राफ फिर नीचे बनेंगे। जैसे मान लो -x² प्लस 3x माइनस 2, तो इसमें देखो ए की वैल्यू -1 है, नीचे बनेगा ग्राफ, कटोरा नीचे की तरफ होगा। ठीक है, कट 2 ही बार करेगा, बाकी सब चीजें वही वैसी होंगी। बाकी यहाँ डी से पहचानोगे, डी निकाल के पहचानोगे, डी देखना दोनों का पॉजिटिव आ रहा होगा, निकाल लेते हैं। चलो आपकी तसल्ली के लिए डी निकाल लेते हैं, डी इसका ही पॉजिटिव आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा, तभी तो मैंने ये 2 बार कट किए हैं। तो डी निकालते हैं पहले वाले का, तो बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4 इंटू 2 तो 9 - 8, 9 - 8 1, डी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब 2 बार कट करेंगे। सेकंड वाले का डी निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर -4ac, तो मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -2, क्योंकि a -1 है और c -2 है, तो 9 - 8, ये भी आ रहा है 1, तो इसका भी डी पॉजिटिव आ रहा है। तो डी तो दोनों का पॉजिटिव आ रहा है,
तो ग्राफ ये भी बन सकता था, यही बन सकता था, यही बन सकता था, यही बन सकता था, लेकिन कैसे पहचाना? एक ही वैल्यू से पहचाना। अगर ए एक पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, ए अगर नेगेटिव है तो मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। उसके लिए ये देख लो, अगर डी हमारा पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है दो अलग अलग रूट्स होंगे, लेकिन अगर ए भी पॉजिटिव हुआ तो मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा वरना नीचे की तरफ खुलेगा। ऐसे डी जीरो हुआ मतलब इक्वल रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब ग्राफ टच करेगा पर मुंह कैसे खुल सकता है? अगर ए पॉजिटिव हुआ तो मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर ए नेगेटिव हुआ तो मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। ऐसे डी लेस देन जीरो है मतलब एक्स एक्सिस पे कहीं कट नहीं करेगा, और ए अगर पॉजिटिव हुआ तो मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, और ए अगर नेगेटिव हुआ तो मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे बेसिक्स। डीप में नहीं जा रहे ना, हमारा मोटो ही बेसिक्स देना। डीप में तो आगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये उन बच्चों के लिए जिनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वीक रह जाते हैं एंड बाद में बहुत पीछे रह जाते हैं लोग। ठीक है, क्लास में रिप्लाई नहीं दे पाते, सर पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई भी टीचर अगर आपका 12th का टीचर है तो ऐसा तो है नहीं कि 9th और 10th के कॉन्सेप्ट क्लियर करते घूमेगा। ठीक है, क्योंकि 12th में इटसेल्फ बहुत ज़्यादा मैथ होती है, इंटीग्रेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिफरेंशिएशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब वो आपको अलजेब्रा पढ़ाने बैठ गया या ज्योमेट्री पढ़ाने बैठ गया तो हो गया काम। तो फिर वो बच्चे नहीं रह पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते। आ तो जाते हैं 12th में कैसे भी, 10th में अच्छे नंबर आ जाते हैं, जिन बच्चों को कोरोना में अच्छे नंबर मिल गए होंगे मार्क्स 11th में आ जाएंगे, 11th में मैथ ले ली होगी, फिर अपने आप को बहुत लो फील कर रहे हो, क्लास में रिप्लाई नहीं कर पाते हो, नंबर्स खराब आते हैं, समझ में नहीं आता, डिफरेंशिएशन ऊपर से जा रहा है, इंटीग्रेशन ऊपर से जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, लग रहा होगा कि मैथ छोड़ दें, फिर पढ़ाई नहीं कर पाते होगे, मैथ के 2-2 3-3 महीने आपकी बुक ही नहीं खुलती होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े। तो कॉन्सेप्ट्स पे इसलिए अभी से ध्यान दो, इसलिए मैं 9th-10th वाले बच्चों को बता रहा हूँ कि अभी से ध्यान दो अपने कॉन्सेप्ट्स पे। बच्चे ये चीज सीरियस नहीं ले रहे, और अब जो बोर्ड्स के एग्जाम है वो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के टाइप के आ रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि आप चीजों को रटो नहीं, आप चीजों को समझो, चीजों को समझने की कोशिश करो, चीजों को लिंक करो, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये सब एक ही चीज है, लिंक करो। उसके लिए गाइडेंस होनी चाहिए प्रॉपर, और आपकी एक सीरियसनेस, डेडिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियोस में डाल रहा हूँ, इसके नोट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं डालता रहूँगा, बाकी जो क्लास 10th के चैप्टर वाइज है वो भी मैं पढ़ाता रहूँगा। अभी तक एपी खत्म हो गया, एपी पूरी तरीके से खत्म हो गया, उसकी प्ले लिस्ट भी अपलोड हो गई है कंप्लीट, हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट, जाके देखो। ठीक है, जाके देखो, मजे करो। बाय बाय।